कैलेंडर में तारीख बदल जाती है और तारीख के साथ दिन भी बदल जाते हैं। कई सारी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से शेयर बाजार से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो नहीं बदलता है। वो सवाल कई हफ्तों से एक ही चला रहा है कि बाजार और गिरेगा क्या? हमारे जो पैसे हैं बाजार में लगे हुए, क्या उस पैसे को निकाल लें या फिर अब हो गया इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा? हमारे पास जो कैश पड़े हुए हैं, क्या उस कैश को डाल लें, क्योंकि कई सारे शेयर अपने हाई से काफ़ी लो पे मिल रहे हैं। और फिर यहाँ पे एक और मुद्दा आता है कि बाजार जो गिर रहा है वो गिरने का नाम नहीं ले रहा है। हर बार एक नया फैक्टर या फिर कहें कि नई वजह सामने आ जाती है। एक समय था जब इजराइल हमास युद्ध हुआ कि उसकी वजह से बाजार गिर रहा है, फिर लगा चलो वो तो न्यू नॉर्मल हो गया है। उसके बाद पता चला कि चाइना में जो लड़खड़ाहट वाली स्थिति थी वो बेहतर हो रही है, तो एफआईज यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं, इसलिए बाजार गिर रहा है। अब एफआईज का फीवर ख़त्म हुआ, अब हमारी कंपनियों ने नतीजे देने शुरू कर लिए। अब नतीजों में जो तस्वीर पेश की वो थोड़े से लोगों को मायूस कर रहा है। बाजार गिरने की वजह उसको मान लिया, तो बाजार गिरने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढ ले रहा है, लेकिन गिरना जारी है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यही सवाल लेकर के आज हम इस शो में हाजिर हैं और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं इस पर चर्चा करने के लिए। उनसे परिचय कराऊँ आपका। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल साहब हमारे साथ हैं। कैप ग्रो कैपिटल के पार्टनर अरुण मल्होत्रा साहब हैं। रोहा एसेट मैनेजर्स के इक्विटी हेड दलजीत सिंह कोहली और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन हैं। आप सभी का स्वागत हमारे शो में। और हमने अपने दर्शकों से वादा किया है कि बात शेयर बाजार की होगी, लेकिन बात शेयर बाजार की भाषा में नहीं होगी, आपकी भाषा में होगी, यानी निवेशक दर्शकों की भाषा में होगी। तो सबसे पहले मैं अनुज सिंघल साहब आपके पास आऊँगा। बाजार में एक शब्द मैं सुनता था बार बार, वो है कि वोलेटिलिटी, कि वोलेटिलिटी तो चलती रहती है बाजार में, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद जो होता है वो होता है उतार चढ़ाव। तो पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूँ चढ़ाव तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ उतार ही उतार दिख रहा है। क्या है माजरा? देखिए लक्ष्मण जी, मार्केट का काम ही इस तरीके से है। मार्केट में कहते हैं कि आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और एलिवेटर से नीचे आते हैं। तो इस समय एलिवेटर चल रहा है मार्केट का। मार्केट चला बहुत था। देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, जब मार्केट बहुत ज़्यादा चलता है और हर किसी को लगता है कि ये मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है, उसके बाद कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में पीरियोडिक करेक्शन आना ज़रूरी होता है। लक्ष्मण जी, ये वाली करेक्शन ज़्यादा इसलिए चुभ रही है लोगों को क्योंकि लोगों ने करेक्शन देखी नहीं है। 2003 से 7 की जो बुल मार्केट हुई थी उसमें ऐसी करेक्शन नॉर्मल थी, कई बार आती थी। ये तो 4 साल में पहली बार एक करेक्शन आई है और लोग डर गए हैं थोड़ा सा। इसके अलावा लक्ष्मण जी, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अब तक जो करेक्शंस हमारी मार्केट में आई थी पिछले 4 साल में, वो प्राइस वाइज भले ही 1-2 बार इस लेवल पे भी आई हूँ, लेकिन टाइम वाइज लगता नहीं था ज़्यादा टाइम। एक हफ्ता मार्केट गिरता था, फिर वापस ऊपर आ जाता था, और ज़्यादातर हम ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से गिरते थे। इस बार हम अपने फैक्टर्स की वजह से गिरे और एफआईआईज की लगातार सेलिंग हुई है, रिलेंटलेस सेलिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सेसेस में आ गए थे, वहाँ पर काफ़ी एक्सेसेस करेक्ट हुए हैं। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 50-60% गिरे हैं, लेकिन अगर आप उनका 2 साल का चार्ट देखेंगे तो अभी भी वो 5 गुना 6 गुना है, जैसे कुछ डिफेंस के नाम, कुछ रेलवे के नाम। तो बहुत मार्केट में चीज़ें जो है ना वो काफ़ी टाइम से बिल्ड हो रही थी। एक करेक्शन मार्केट में ड्यू था, अब वो करेक्शन आया है। बहुत लोग इसे हेल्दी करेक्शन मान रहे हैं। देखिए जब करेक्शन होती है तब हेल्दी लिखती नहीं है, लेकिन एक माना ही जा रहा है कि एक बुलिश मार्केट में एक इस समय थोड़ा सा एक करेक्टिव फेज चल रहा है इस मार्केट में। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाजार में जब चढ़ाव आता है तो सीढ़ियों से चढ़ते हैं और एस्केलेटर से नीचे उतर जाते हैं। बहुत ही सही एग्जांपल आपने दिया। लेकिन पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन गंवाना किसे अच्छा लगेगा? भले कितना भी कमा लिए हो, लेकिन नुकसान होता है तो दर्द तो ज़रूर होता है। तो ये दर्द कहाँ जाकर रुकेगा दलजीत जी? देखिए, दर्द कहाँ रुकेगा ये तो मार्केट के डायनामिक्स बताएगी, और ये शायद टेक्निकल चार्ट्स वाले ज़्यादा अच्छा बता पाएँगे। बट हमें लगता है कि इस जो फॉल है, जैसा अनुज ने कहा कि ये बहुत दिनों से एंटिसिपेटेड था। बहुत समय से ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं मार्केट के, जहाँ लगातार फ्रॉथ बिल्ड होता जा रहा है, लगातार वैल्यूएशन अनाप-शनाप होते जा रहे हैं और लोग ऐसा समझ रहे थे कि पैसा बनाना बिल्कुल एक मशीन हो गया है,
ये मार्केट में आज डालो और कल आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, जिसको कुछ भी अंदाजा नहीं है इक्विटी का, वो भी खूब पैसा बना रहे थे। तो जब ऐसी स्थिति आती है तब मार्केट का ये नेचर है कि वो अपने आप को करेक्ट करता ही है, और अभी हो रहा है करेक्शन। तो अभी ऐसे में आपको सोचना ये है कि जो स्टॉक्स आपने खरीदे हैं उसमें अर्निंग्स हैं कि नहीं है, उसमें कैश फ्लो है कि नहीं है, और अगर वो सब दोनों चीज़ें अपनी जगह कायम हैं, तो फिर आपके लिए ये टेम्परेरी फॉल हुआ, और इनफैक्ट आपके लिए कहीं-कहीं ये अपॉर्च्युनिटी भी बन गया बाय करने के लिए। लेकिन यदि आपने एक कहा सुनी-सुनाई चीज़ों पे लिया है, आपने कुछ ज़्यादा देखा नहीं है उसमें, या फिर कम मार्केट ने बहुत ज़्यादा अगले कंपनियाँ शायद ना खराब हो, लेकिन आपने अब जैसे इन्होंने डिफेंस की बात किया था, तो शायद कंपनी थोड़ी खराब हो गई, लेकिन आपने 5 साल की अर्निंग पहले ही दे दी। तो जब आपने फैक्टर इन पहले ही 5 साल का काम कर लिया है, तो नेचुरली फिर उसको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि अब आप कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं है, या आपके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, वो ऐसे तो नहीं है जहाँ आपको 2-3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा वो प्राइस देखने का, तो वहाँ पर शायद चर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ ये तो मार्केट का उतार-चढ़ाव का जो एक सिलसिला है, वो शायद चलता रहेगा, और मुझे नहीं लगता है कि इसकी वजह से हमें ऐसा कुछ डर है कि हमारी मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, भारत की ग्रोथ का कुछ हमें कोई उसके ऊपर डाउट आने लग गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आज की डेट में भी लक्ष्मण जी, हम आपको बताएँ, पिछले 1 में 2 महीने से ऐसा हो रहा था कि हम जितनी भी कंपनियों से मिल रहे थे, तो उसमें से 10 में से 8 कंपनियों को हमको रिजेक्ट करना पड़ रहा था, बिकॉज़ कंपनी अच्छी है, पर वैल्यूएशन नहीं है। खरीदना चाहते हैं, पर हमें लग रहा है कि बहुत वैल्यू ऑलरेडी दे दिया मार्केट में। तो एक 8-9 रिजेक्शन हो रहे थे। अब ये जो करेक्शन हुआ पिछले 15-20 दिन में, तो वो शायद 8 नंबर जो है वो घट के 7 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बीच-बीच में मिलती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि एक जो वैल्यूएशन वाली बात आपने कही, वो इस पे कमोबेश सबकी सहमति थी कि वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है कि उसको करेक्ट होना था, तो वो करेक्ट होता हुआ आ रहा है। तो मैं एक सवाल लेकर के अरुण मल्होत्रा साहब आपके पास आऊँगा कि वैल्यूएशन की जो चिंता थी, वो इतना करेक्शन आ गया है क्या कि अब हम वैल्यूएशन के मोर्चे पे निश्चिंत रहें कि नहीं, अभी भी हम लोग दूसरे देशों के मार्केट के मुकाबले बात करें या फिर कंपनियों की अपनी स्थिति के हिसाब से बात करें, तो वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, अभी भी उसमें करेक्शन की गुंजाइश है। भले ही करेक्शन ना हो वो तो टेक्निकल चार्ट का मामला बनता है, लेकिन इस आधार पर अगर हम देखें तो क्या आपकी राय है? थैंक यू लक्ष्मण जी। मेरा ये मानना है कि अभी भी कुछ स्टॉक्स में वैल्यूएशन अभी भी बहुत हाई है। दूसरा एक फैक्टर जो हो रहा है, अर्निंग स्लो डाउन हो रही है। हम बात करते हैं प्राइजेस की, वैल्यूएशन की, कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में अर्निंग्स भी स्लो डाउन देखी गई हैं। स्पेशली अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखें तो हर जगह पे आपको क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी हाई दिखेगी, ग्रोथ स्लो डाउन है। कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा, स्पेशली अनसिक्योर्ड लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। उसके कारण काफी बड़े बैंकों के, मिड साइज बैंकों के रिजल्ट्स, मुनाफा इतने अच्छे नहीं आए हैं जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो दोनों चीजों को आपको इकट्ठे लेके चलना पड़ेगा। जहां की आप वैल्यूएशन की बात करें जो ऑलरेडी हाई थी, और जहां अर्निंग्स भी डिक्रीज हो रही है, तो आपका वो डबल वैमी हो गया है। तो मुझे लगता है कि खासकर इन स्टॉक्स में जहां पर अर्निंग्स थोड़ा सा स्लो डाउन है, जहां पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई थी, वहां पर आपको अभी करेक्शन या ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर बहुत ही म्यूटेड रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स 30 टू 40% डाउन हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा स्कोप अभी और है, स्पेशली उन दो स्मॉल एंड मिड कैप्स। बिल्कुल आपने सही कहा, अभी भी स्कोप यहाँ पे बचा हुआ है। एक सवाल लेके मैं अनुज जी आपके पास फिर से आऊँगा कि दरअसल गिरावट की कई सारे वजह बताई जा रही थी, जो हमारे कुछ मेहमानों ने बताया भी। कुछ लोग कह रहे थे कि वैल्यूएशन एडजस्टमेंट है जो काफ़ी हद तक हो रहा है, जो अभी गेस्ट ने बताया भी। दूसरा कुछ था कि चाइना फैक्टर है, वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। फिर अपने वैल्यूएशन की बात आ गई। तो मेरा सवाल यह है कि अपने यहाँ फंडामेंटल में तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यही सारी वजह हैं जो काम कर रही हैं, या फिर आपको लगता है कोई और वजह है जो इस गिरावट को ट्रिगर कर रही है, हम लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए लक्ष्मण जी, इस करेक्शन की शुरुआत नो डाउट हुई थी चाइना फैक्टर से, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब करेक्शन की शुरुआत हुई तो वो एक ट्रिगर बना। देखिए क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल एक गेम होता है
या एक कार्ड्स का गेम होता है, इसमें आप एक कार्ड के ऊपर कार्ड रखे जाएं, उसके बाद और ऊपर रखते जाएंगे। फाइनली एक टाइम आएगा जिसमें आप एक आखिरी पत्ता जब रखेंगे तो पूरा का पूरा पत्ता जो है वो ढह जाएगा, है ना। अब उसमें गलती किसकी है, वो आखिरी वाले पत्ते की है या जो बीच बीच में बिल्ड ऑन हो रहा था, जो आखिरी के 10-12 पत्ते हैं उनकी है। तो यहाँ पर मामला सारा ये है। चाइना एक ट्रिगर बन गया मार्केट के लिए, चाइना लेकिन पहला ट्रिगर बना। चाइना में स्टिमुलस आया, एफआईएस ने भर भर के बेचना शुरू किया, 10,000, 12,000, 15,000 करोड़ रुपए की रोज़ की सेलिंग आने लगी। लेकिन एक समय के बाद चाइना ने इम्पैक्ट करना बंद कर दिया। उसके बाद जो फैक्टर मार्केट को अब इम्पैक्ट कर रहा है वो है अर्निंग्स। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आया जब बजाज ऑटो ने आकर कहा कि फेस्टिव सीजन हमारा कमज़ोर रहा है, और हमारे लिए नहीं पूरी इंडस्ट्री के लिए कमज़ोर रहा है। 12% स्टॉक एक दिन में गिर गया, इंडेक्स का स्टॉक। आज इंडसइंड बैंक जो कि इंडेक्स का स्टॉक है 20% गिर गया इंट्राडे में। तो शुरुआत चाइना से हुई, लेकिन असल कारण अब समझ में आ रहा है। मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि ये वाला अर्निंग सीजन वीक होगा, लेकिन ये शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतना वीक होगा। इस वजह से करेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेंचुएट हुई यहाँ पर। पंकज जैन साहब, अनुज जी ने बहुत ही सही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि ताश के पत्ते की तरह एक के ऊपर एक पत्ता रखते जाइए, और जब एक पत्ता होता है जो सारे पूरे उस पिरामिड को गिरा देता है। तो ये जो आखिरी पत्ता है वो अब सामने खुलकर आ गया है कि अभी आखिरी पत्ता आना बाकी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पहले चाइना फैक्टर, फिर ग्लोबल फैक्टर, फिर अब अर्निंग फैक्टर। अब और कोई फैक्टर बचा हुआ है क्या जो डर सताएगा कि नहीं अब होगा, जितने दर्द आने थे आ चुके हैं फैक्टर के लिहाज से? लक्ष्मण जी नमस्कार। देखो लक्ष्मण जी, जो आई वुड से स्ट्रेंथ वाले फैक्टर्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, आई थिंक वो ज्यादा दस्तक देके नहीं आते। अगर आज से हम 3-4 महीने पीछे चले जाएं, जिस मार्केट पूरे अपने जोश में थी और मार्केट स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ थी, हम अपने बहुत सारे क्लाइंट्स से ये पूछते थे कि डेफिनेटली वैल्यूएशंस ऊपर हो गई हैं, यू आर सिटिंग ऑन वेरी स्मार्ट डिसेंट प्रॉफिट्स, पर क्या आप में हिम्मत है अपने प्रॉफिट्स बुक करके सिट ऑन द साइड्स? और अगर बीच बीच में कुछ एक लोग ऐसा करते भी थे तो मार्केट का मोमेंटम इतना स्ट्रांग था, दे वर कंपेल्ड टू कम बैक। उन्हें लगता था कि जो हम नोशनल प्रॉफिट्स मिस कर रहे हैं अपने पैसे पे बैठ के, आई थिंक दैट वाज कंपेलिंग देम टू कम बैक इनटू द मार्केट एंड टू प्ले दैट मोमेंटम गेम। और बिफोर द चाइना फैक्टर केम इन, हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक छोटा सा ट्रेलर हमारे को जापान में जब इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, एक दशक के बाद जो जापान में इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था ऑन अ टेम्पररी बेसिस, ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, ठीक है, दैट वाज नॉट अ वेरी टाइम वाइज करेक्शन, बट एक शार्प ट्रेलर हमें करेक्शन का वहां भी देखने को मिला था। एंड जनरली एवरीबडी यूज टू थिंक कि ये जो मार्केट में अगर करेक्शन आएगी भी, वेदर इट विल बी बिकॉज ऑफ यूएस फेड, वेदर इट विल बी बिकॉज ऑफ क्रूड, इवन वॉर की वजह से कोई ज्यादा करेक्शन नहीं आ पाई। सो चाइना फैक्टर जो आया, चाइना का जो स्टिमुलस आया, इट वॉज समथिंग लाइक एब्सोल्युटली किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ थिंग। और जनरली हमने देखा है अपने 25-27 साल के मार्केट के एरियर में कि जो कई बार जो ट्रबल सम या अच्छे फैक्टर्स होते हैं बता के नहीं आते, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, मार्केट में फ्रॉथी वॉल्यूशन डेफिनेटली हो रही थी, पिछले 6-8 महीने से हो रही थी ये फ्रॉथी वॉल्यूशन, ये नहीं कि एक दिन से हो रही थी। एंड सडनली ये सारी चीजें एक साथ समीकरण होके आई, एंड जिस तरह की हमने सेलिंग देखी पिछले 30-35 दिन में, या सेलिंग देख रहे हैं एफआईज की तरफ से, 10, 11, 12 बिलियन डॉलर की सेलिंग हो चुकी है, काफी कंसंट्रेटेड सेलिंग हुई। तो एंड आई थिंक अब एक बांध सा टूट गया। अब एक रिटेल निवेशक जो उसको बड़ा सीरियसली काउंटर कर रहा था, म्यूचुअल फंड्स के पास जो कैश फ्लो था सीरियसली काउंटर कर रहा था, आई थिंक अब जाके उसमें एक कंसर्न का भाव आया है। और जिस तरह से करेक्शन देखी है हमने मिड कैप्स में, ऑलमोस्ट 20 से 30% की स्टॉक्स में करेक्शन देखी है। सो आई थिंक सिनेरियो अभी भी थोड़ा सा हेजी है, टेक्निकल्स काफी ब्रीच हो चुके हैं ऑन द लोअर साइड। अभी जो अगला मेजर इवेंट है यूएस इलेक्शंस का, जो कि अगले 2 हफ्तों में अनफोल्ड हो जाएगा, आई थिंक दैट कुड बी अनदर रीजन। लेट्स सी किस तरह से मार्केट उसके बाद बिहेव करता है। पर मेरे को लगता है अगर हम इमीडिएट बेसिस पे अगले 10-15 दिन की बात करें तो मेरे को लगता है कि मार्केट्स उस एक इवेंट के लिए वेट करेंगी, और उसके बाद हो सकता है कुछ अनफोल्डिंग होने को मिले, कुछ मार्केट में डिसेंट स्टेबिलिटी देखने को मिले। ठीक है, बीच बीच में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग्स आती रहेंगी। सो हमारा ये विचार है, दैट इज व्हाट वी हैव बीन कन्वेइंग टू आवर क्लाइंट्स आल्सो, कि
वेट एंड वॉच मोड में रहिए। जहां पर आपने अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे सेक्टर्स में निवेश कर रखा है, उसमें कोई कंसर्न की बात नहीं है। और जहां पर आप जस्ट मोमेंटम गेन प्ले कर रहे थे, डजेंट मैटर आप 15-20% नीचे हैंगे, अगर हिम्मत कर सकते हैं कि उसमें लॉस बुक करें। उसके अलावा एक और चीज लक्ष्मण जी मैं कहना चाहूंगा, जो कि रैशनली कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही थी, कुछ एक सेक्टर्स हम देख रहे थे। आज से 3-4 महीने पहले यह आभास हो गया था कि डिफेंस सेक्टर, रादर पोस्ट इलेक्शन, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद थे, कि जो डिफेंस सेक्टर है ये पीक आउट हो गया, बहुत सीरियस फ्रॉथी वॉल्यूशन पे हो गया था। सो इस सेक्टर में जो अब ऊपर में फंस गए हैं, आई थिंक दे विल हैव टू स्पेंड सम मोर टाइम बिफोर दे गेट एग्जिट। पीएसयू शेयर्स में मेरे को लग रहा है काफी फ्रॉथी वॉल्यूशन हो गई थी। और जो सेक्टर उभर के आ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ जिस तरह की हमने करेक्शन देखी है, अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में सिर्फ 5-7-8% की करेक्शन हुई है, अच्छे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में 5-7-8% की करेक्शन हुई है। सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट 25-35% काइंड ऑफ करेक्शन। और मेरे को लगता है कि ये एक ऐसे सेक्टर्स होंगे जो अगले 6-8-9 महीने में और अच्छा पैसा बना के देखेंगे। सो एक सेक्टर रोटेशन हैगी, फ्रॉथी वैल्यूएशंस की करेक्शन हैगी, इंटरनेशनल इवेंट्स की चीज हैगी, लिक्विडिटी सकआउट हो रही है एफआईज की तरफ से, एंड मेरे को नहीं लगता कि अगले 2-4 दिन में रिवर्सल ट्रेंड होने वाला है। सो वन विल हैव टू बी केयरफुल, सेक्टर्स के साथ रहिए, अच्छे स्टॉक्स अभी भी पिक करिए, खासतौर से हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मे बी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, एंड बाकी ऐसी कोई मीडियम टू लॉन्गर टर्म में मार्केट में घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, इस पे हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे शो में आगे चल करके कि अब जो लोग हैं वो कहाँ बने रहें, जो नए पैसे लगाना चाहते हैं वो कहाँ जाके पैसा लगाएं। दलजीत साहब, जैसा कि अभी जैन साहब ने बताया कि अगला जो ट्रिगर है या फैक्टर है वो है आपको यूएस इलेक्शन। तो यूएस इलेक्शन को लेकर के आप लोग मार्केट किस तरह से रीड कर पा रहा है कि कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा रिएक्शन देंगे? देखिए, मार्केट तो मुझे लगता है कि अभी जो पिछले 15 दिन की अपनी जो फॉल हो गई वो यूएस के इलेक्शन पे, तो उससे पहले ही सब कुछ हो गया है। तो बहुत कुछ कर लिया मार्केट ने अच्छा, सबसे ऑलरेडी, पहले ही हो गया। बहुत कुछ पहले से कर लिया। अब शायद वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहे, बट हाँ फिर भी एक बड़ा इवेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट एक टेम्परेरी रूप में तो आता ही है। मार्केट को शायद ट्रम्प साहब ज्यादा पसंद आते हैं, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो। अब किस तरीके का इस बार रहेगा और क्या हम आगे मार्केट का रुझान रहेगा, वो तो इट विल बी अगेन अ वेरी टेम्परेरी थिंग। आई थिंक हम तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया या मार्केट में बने रहने का जो क्राइटेरिया, उस पर ज्यादा ध्यान हम नहीं देते कि इस तरीके की ये जो इवेंट है वो बहुत इम्पैक्ट करेगा। आई थिंक जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है, वो चाहे ट्रम्प आए या कोई भी आए, वो स्टोरी अभी बनी रहेगी और वो अपने अपने फैक्टर से बन रही है, बिकॉज अपने यहाँ ये एक अच्छा रिकग्निशन हो गया है कि अल्टीमेटली वी नीड टू मेक इन मैन्युफैक्चरिंग बेस, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, पीएलआई स्कीम्स हैं, टैरिफ बेनिफिट्स हैं, वो सब जो हम दे रहे हैं, वो आई थिंक ज़्यादा सस्टेनेबल है बनिस्बत इसके कि हमको कहीं से कुछ पॉजिटिव या फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलेगा तो हम कुछ कर पाएंगे। तो आई थिंक, और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हमारा 15-20% हमेशा से रहा है, तो वो उतना ही रहने वाला है, उसमें हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज, ड्रास्टिक चेंज दिखना नहीं है। एक रिस्क फैक्टर जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए हाँ, फूड इन्फ्लेशन जो है वो हमारे लिए एक बड़ा सिरदर्द है, और वो शायद आगे भी बना रहेगा। तो वो उसमें बहुत सारे कारण हैं, सप्लाई साइड है, वेदर है, सब कुछ है, बट उसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपको देखेंगे कि जो पॉजिटिव्स आ रहे हैं, जो ग्रोथ आ रही थी, जो कुछ था, वो कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है। तो अगर हम लोग बहुत उम्मीद रख रहे थे कि रूरल साइड अच्छा करेगा, तो आगे चल के जो है अपना कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स को अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। बट इस बार की जो कमेंट्री आ रही है वो सब बता रहे हैं रूरल ने थोड़ा ठीक किया, लेकिन अर्बन ने उससे कहीं ज्यादा खराब कर दिया। तो जो ये जो लोगों के पास खर्च करने के लिए जो पैसा नहीं बच रहा है, वो जो है एक बड़ा कारण है। और दूसरा जो कारण है वो कंज्यूमर लेंडिंग का, जो जिसपे आरबीआई ने पिछले 6-8 महीने में काफी कुछ रोक लगाने की कोशिश की, डिजिटल लेंडिंग, और उसमें वहां पे भी बहुत फ्रॉड बिल्ड हो रहा था। तो उसका तो सिस्टम के लिए वो अच्छा था, बट उसका असर जो है वो अब आने वाले समय में दिखेगा। तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ कुछ कुछ सेक्टर्स में हो रही थी, वो शायद लगता है कि अभी वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये पहला साल होगा आफ्टर 4 इयर्स
जब हमें अर्निंग्स जो है वो नॉर्मलाइज होती दिखेंगी। पिछले आप देखिए कि कोविड के बाद से हर साल कुछ ना कुछ हुआ, तो या तो जैसे कोविड के बाद अगले साल ही एकदम से लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब खत्म हो गई, तो अर्निंग्स आपकी बहुत बढ़ गई। अगले साल यूक्रेन हो गया, सारी अर्निंग्स खत्म हो गई। थर्ड ईयर फिर वापस कमोडिटी साइकिल आपके फेवर में आ गई, फिर अर्निंग बढ़ गई। तो ये बहुत उतार चढ़ाव रहा, लेकिन ये साल पहला ऐसा है जबकि आपकी अर्निंग्स जो है वो रेवेन्यू को ट्रैक करेंगी। मतलब रेवेन्यू अगर हम बोल रहे हैं BSE 500 15-20% से ग्रो करेगा, तो इस अब आपकी जो EPS ग्रोथ है वो भी 15-20% ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो नॉर्मलाइज अर्निंग होगी, इसको एक्सेप्ट करना मार्केट के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक्सट्रापोलेट कर देते हैं जो पिछले क्वार्टर में नंबर आए, जो पिछले साल के नंबर थे, तो ऐसा मान के चलते हैं। तो 2008 की बात याद आती जब लोग कहते थे कि 20% 30% ग्रो करना तो मेरा बर्थ राइट है, और फिर हमने देखा कि वहां क्या हुआ। तो वैसा वाली सिचुएशन जो अभी चल रही थी पिछले 3-6 महीने से, आई थिंक ये सब नॉर्मलाइज होने के तरीके हैं, और ये ही आगे चल के अगले कुछ महीने तक हमने को ऐसा दिखने को मिलेगा। पंकज जैन साहब, ये जो FMCG कंपनियां, ऑटो कंपनियां, उनके रिजल्ट जो हैं वो एक बिल्कुल डिमांड में कम होने की बात कर रहे हैं, वो भी शहरी क्षेत्रों में। खासतौर से शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, तो वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे अगर डिमांड कम होता है तो इनके लिए चिंता ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये जो चिंता है कितनी गहरी है, और चूँकि कोई डिमांड उठने के कोई तत्काल संकेत भी कंपनियाँ नहीं दे रही हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, जो आपने एक चीज को अंडरलाइन किया है, अगर हम देखें, अगर इस क्वार्टर में जिस तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं, कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट देखने को मिल रहा है। डिस्कनेक्ट इन द सेंस व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग एंड व्हाट एक्चुअल डाटा वी आर एबल टू सी इन दिस रिजल्ट्स। अगर हम देखें, गवर्नमेंट अभी भी बात कर रही है कि हम 8-8.5% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है एंड एवरीथिंग इज काइंड ऑफ रोजी। बट अगर हम देखें जिस तरह के रिजल्ट आप देखें अभी हाल ही में FMCG कंपनीज के जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, टायर कंपनी के जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, पेंट्स कंपनी के जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज के जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, तो ये कुछ और ही चेंजेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर हम थोड़ा सा पर्दे के पीछे झांक के देखें, कुछ एक रिपोर्ट्स भी आई हैं कुछ एक इंटरनेशनल हाउसेस की, कि क्या ऐसा तो नहीं कि एक डिमांड पैटर्न हैगा, खासतौर से अर्बन एरियाज में एक शिफ्ट और डिमांड पैटर्न हो रहा है। जो डिमांड ज्यादा जा रही है वो एक जिसे हम बोलते हैं एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स में, जिसके की आकांक्षापूर्ण प्रोडक्ट्स में जा रही है। समथिंग टू, जिसका बहुत ही एक टिपिकल एग्जांपल है समथिंग लाइक अ स्मार्ट मोबाइल फोन की, इस तरह में ज्यादा डिमांड जा रही है, बजाय कि रेगुलर जिसे हम बोलते हैं कि जो स्टॉक वाले चीजें होती हैं। एंड वो चीज हमारे को इसमें भी देखने को मिल रही है। अगर जिस तरह के हम रिजल्ट देखें, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, समथिंग लाइक डिक्सॉन, समथिंग लाइक एम्बर, या उस कैटेगरी के नाइका, आई थिंक उनके रिजल्ट्स, जोमैटो, आई थिंक इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। सो एक डेमोग्राफिक या एक डिमांड पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं। वेदर दिस इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना या ये एक लॉन्गर टर्म फिनोमिना, आई थिंक आगे जाके वक्त ही बतलाएगा। बट डेफिनेटली एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, रूरल स्लो डाउन। हम 3-4 क्वार्टर से बार बार सचेत कर रहे थे कि रूरल इकोनॉमी में एक ग्रोथ पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, और वो FMCG रिजल्ट से थे। और अब की बार हमें जो देखने को मिला है, ठीक है, रूरल में शायद एक प्लेटू सा बना है, देयर हैव बीन डाटा पॉइंट्स की वहां थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी हुई है, बट शहरों में डेफिनेटली ये एक वीकनेस देखने को मिली है कंजम्पशन पैटर्न में। सो आई होप दिस इज नॉट अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म फिनोमिना, दिस इज वन ऑफ अ फिनोमिना, बट डेफिनेटली ये फिनोमिना देखने को मिला है। और इस फिनोमिना पे हमारे को एज अ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट या एज अ ब्रोकर डेफिनेटली हमारे क्लाइंट्स को इस चीज के लिए, इस पैटर्न चेंज के लिए गाइड करना पड़ेगा, और इससे देखते हुए कि कौन से स्टॉक्स आगे ज्यादा अच्छे रहेंगे, नहीं रहेंगे। बट वन विल हैव टू बी कॉशियस अबाउट ये जो फिनोमिना देखने को मिल रहा है हमारे को। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो शहरी क्षेत्रों में डिमांड है, FMCG कंपनियों की तरफ से डिमांड में जो कमी देखने को मिल रही है, क्या वाकई डिमांड कम हो रहा है या लोगों का एक्सपेंडिचर या खर्च करने का पैटर्न बदल रहा है? लोग बाहर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग हाईटेक चीज़ों में इस्तेमाल पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जो बाकी ट्रेडिशनल जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट होते हैं उसमें पैसा खर्च करना कम पसंद करते हैं। तो ऐसे केस में क्या
निवेशक के तौर पे जो लोग ये सोच के चलते हैं जो हर कोई साबुन तो लगाएगा ही जी, हर कोई शैम्पू तो खरीदेगा ही, हर कोई मैगी तो खरीदेगा, तो इसकी जो कंपनियां उसके शेयर आप ले लीजिए। तो अब ये जो सोच है इसके दिन लद गए क्या दलजीत जी? अब हमें वैसी जगह पे जाना चाहिए जहां पे कंज्यूमर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर घर में गैजेट आ गए, हर घर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम लोगों को कुछ अपने पोर्टफोलियो को भी इसी हिसाब से रोटेट करना चाहिए, दूसरी तरफ पैसे को लोकेट करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल लक्ष्मण जी। इनफैक्ट हमने अपने पोर्टफोलियो में एज ए डिस्क्लोजर दो एक चीजें ऐसी जोड़ी हैं जो प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी को प्ले करती हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। जिस तरीके से लोगों की जो एक तो गैप बढ़ता जा रहा है, जिनके पास है वो उनका बहुत बढ़ रहा है और जिनके पास नहीं है तो वो बेचारे परेशान है। बट वो अलग मैटर है डिस्कशन का। बट एज ए स्टॉक मार्केट एनालिस्ट एंड स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटी देखने के लिए हमें लगता है कि वहां पर एक बड़ा स्कोप है कि ये जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है इसको आप कंजम्पशन में किसी भी चीज के, चाहे लिकर का कंजम्पशन देख लीजिए, कारों का कंजम्पशन देख लीजिए, अपैरल्स का कंजम्पशन देख लीजिए, हर जगह जो है जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े हाई एंड वैल्यू वाली चीजें हैं वो ज्यादा बिक रही हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को आपको उसी हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। स्टेपल्स वाली जो चीजें जो अपने को जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है कि जैसे आपने कहा कि खाना तो सबको खाना ही है, नमक तो लेना ही है, चाय तो लेनी ही है, लेकिन वहां पर एक तो कंपटीशन ज्यादा है, मार्जिन कम है, और वो जो कंपनियां हैं जो आप नेस्लेज या टाटा कंज्यूमर टाइप की कोई कंपनी लेंगे तो वो आपको चीप मिल भी नहीं रही है ना। तो आपको इसलिए वहां पर अगर ग्रोथ प्लेटूड है, नंबर्स आते रहेंगे, बट आप मार्केट को क्या चाहिए, कुछ नया, और क्या री रेटिंग कर सकता है, क्या अर्निंग्स को एक्सेलरेट कर सकता है। तो आई थिंक उसके कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो ये जो प्रीमियम वाली स्टोरीज हैं, दीज आर बेटर स्टोरीज, एंड इसमें अल्फा अच्छा बन सकता है। अच्छी बात यह है कि इस सब सेगमेंट्स में अभी भी कुछ कुछ कंपनियां हैं जो रीजनेबल वैल्यू में मिलती हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एक और चीज़ है, जब इस तरह के ग्रोथ पैटर्न आते हैं उसमें जब गिरावट देखने को मिलती है तो एक दलील ये दी जाती है पंकज जैन साहब कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा इंसेंटिव दे, चाहे रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कटौती करके इंसेंटिव दिया जाए या फिर दूसरे तरीके से लोगों के हाथों में पैसा डाल के इंसेंटिव दिया जाए, ताकि लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो इन कंपनियों की हालत सुधरेगी। तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच कितना सही होगा पंकज जी? देखो लक्ष्मण जी, सवाल इतने सिंपल नहीं होते। आई थिंक ये बड़ी एक catch-22 सिचुएशन हैगी। और अभी हाल ही में रिजर्व बैंक गवर्नर ने बयान दिया था किसी फोरम पे कुछ दिन पहले ही कि रेट कट को प्रीएम्प्ट करना इट कुड बी अ वेरी डेंजरस थिंग। एंड और हमें नहीं भूलना चाहिए, अगर आप देखें दूसरी तरफ पिछले कुछ एक क्वार्टर से बैंक्स हैव बीन फेसिंग सीरियस ट्रबल इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ। उनको करंट रेट पे भी एडिक्वेट डिपॉजिट नहीं मिल पा रहा और काफी चैलेंजेस हैंगे, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ऊपर होगी। और इसमें अगर दो आई एम नॉट अ वेरी सीरियस इकोनॉमिस्ट, बट अगर इसमें हम यहाँ पर रेट कट की बातें करते हैंगे, एंड वन ऑफ इवेंट कैन नॉट चेंज द टाइड, कैन नॉट चेंज द पैटर्न्स, ये मेरा मानना है। तो मेरे को लगता है कि रेट कट की जो बातें हो रही हैं खासतौर से इंडिया में, आई थिंक दैट मे बी टू अर्ली। और खासतौर से यूएस में भी अगर हम देखें आफ्टर द इनिशियल फर्स्ट रेट कट, अब ऐसी बातें हो रही हैं जिस तरह से हम एक स्टिकी बॉन्ड यील्ड्स देख रहे हैं, जिस तरह से अभी भी वहां पर हम ग्रोथ पैटर्न्स और इन्फ्लेशन देख रहे हैं, वहां पर भी ऐसी दोबारा से बातें होने लग गई कि शायद अगला रेट कट ना एग्रेसिव हो और शायद थोड़ा डिले भी हो जाए। सो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स। हमारे को सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। एंड व्हाट द इवेंट्स विच आर अनफोल्डिंग इन स्टॉक मार्केट, या जिस तरह से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, खाली उनकी तरफ हम एक माइक्रो व्यू नहीं ले सकते। सो वी हैव टू टेक अ मैक्रो व्यू ऑन दैट। और मेरे को नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट कट कोई बहुत जल्दी हमारी मार्केट्स में आने वाला है। सो उस चीज को हमारे को विल हैव टू पेशेंटली वेट फॉर दैट। और उसके अलावा जो हम
हेलो। बिल्कुल। यहाँ पे दलजीत जी, आपने अपने पिछले सवाल के जवाब में एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ हम लोगों का ध्यान खींचा। वो था इन्फ्लेशन को लेकर के। इन्फ्लेशन जो थोड़े से काबू में होता दिख रहा था, वो इन्फ्लेशन फिर से बढ़ता दिख रहा। फूड इन्फ्लेशन एक सबसे बड़ा कंसर्न है। तो आपको लगता है कि फूड इन्फ्लेशन भी एक वजह है कि जो ये एफएमसीजी कंपनियों के ऊपर जो दबाव बन रहा है, इसके पीछे एक वजह ये भी है, अगर आगे चलकर फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा ईज होता है, कम होता है, तो शायद यहाँ से दबाव हटता हुआ दिखे? जी हाँ, बिल्कुल, उसमें एक बड़ा कारण है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें कंजम्पशन पैटर्न अपने इंडियंस का, अपने हाउसहोल्ड का, तो कितना बड़ा पैसा खाने-पीने की रोज़मर्रा की चीज़ों में जाता है। और ये जो आंकड़े हैं कि 7 प इन्फ्लेशन 6% है, 8% है, ये सब पता नहीं मुझे, क्योंकि ऐसा दिखता नहीं है। जब हम बाज़ार में चीज़ खरीदने जाते हैं, तो हम और आप सब जानते हैं कि किस तरीके की महँगाई है, किस तरीके के प्राइसेज़ हमको देने पड़ते हैं, और 1 साल के अगर कंपैरिज़न में देखें तो पिछले साल जो देते थे और इस साल क्या दे रहे हैं, हम सब जानते हैं कि क्या रेट हो गया वो। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो है, लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो पैसा खर्च करने की क्षमता है, वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसके लिए फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बाकी चीज़ों पे भी आता है। अभी यहाँ पर लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि एप्पल जब फ़ोन लॉन्च करता है तो रात-रात भर लोग लाइन में खड़े रहते हैं, और आपको लाइन में खड़े होकर के चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो उसमें भी ये समझना चाहिए कि 90% लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड या उस पे ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, ईएमआई पे ले रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली फिर वो इस घूम-घाम के अपने ऊपर ही कहीं से कहीं स्ट्रेस में आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों की पिक्चर दिखा कर के हम ये सोचे कि सब कुछ अच्छा है, शायद वो नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिल्कुल, एक स्ट्रेस काफ़ी संतुलित है। पिक्चर हमें दिखाना चाहिए, बैलेंस्ड पिक्चर हमें दिखाना चाहिए। बैलेंस बिल्कुल। अरुण मल्होत्रा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग अभी चर्चा ये कर रहे थे कि एफएमसीजी कंपनियों ने जिस तरीके का रिजल्ट दिया, और जो ये कहा कि डिमांड कम हो रही है, वो भी शहरी इलाकों में डिमांड कम हो रही है। इसको लेकर दो राय उभर कर सामने आई। एक तो ये कि कंजम्पशन पैटर्न लोगों का बदल रहा है, लोग दूसरी तरफ खर्च कर रहे हैं, अब इन सब चीज़ों पर खर्च कम कर रहे हैं, तो इस वजह से इनकी डिमांड कम दिख रही है, लेकिन वाकई में डिमांड इतनी ज़्यादा कम है नहीं। तो एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ऐसे में सेक्टर रोटेशन करने का एक बेहतर विकल्प होता है। आपकी राय इस मुद्दे पर क्या रहती है? मेरी राय ये है कि आई थिंक अगर आप देखें लास्ट स्पेशली कोविड के बाद क्या हुआ है कि अपना जो सोसाइटी है वो इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ता जा रहा है। तो जो प्रीमियम गुड्स की कंजम्पशन है, वहां पर आपको कोई भी स्लो डाउन नहीं दिखेगा। अगर आप देखें रियल एस्टेट में भी जो 10 करोड़ 15 करोड़ के एटलीस्ट जहां हम मुंबई में रहते हैं, वहां पे घर आराम से बिक रहे हैं। बट जो रूरल है, जो मिड साइज सेगमेंट है, वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिखता जा रहा है। और ये स्ट्रेस सबसे पहले स्टार्ट होता है अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग। आप कुछ भी कहें, ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर्स होते हैं कि वहां पर कुछ ये देखा गया कि काफी लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 बोरोअर लेंडर से अपना बोरो कर रखा है लोन्स। तो कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जिसके कारण डिमांड कम हो रही है। और ये मानना है कि देखिए मार्केट, हम देखते हैं मार्केट प्राइस नीचे आ रहे हैं तो हम डिमांड की बात कर रहे हैं। 1-2 महीने पहले सब कुछ ठीक था, अभी भी सब कुछ ठीक है। ये नॉर्मल, ये साइकिल है जो थोड़ा बहुत स्लो होएगी, फिर कुछ स्टिमुलस आएगा, फिर कुछ आपकी चीजें डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी और मार्केट ठीक हो जाएगी। इंडिया की मार्केट में अभी भी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज, जो आपको 15 से 20% ग्रोथ विद हाई सर्टेनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो मुझे लगता है कि हम हमेशा बात करते हैं मार्केट नीचे आ गई, बट वो मार्केट जो 50-60% मार्केट थी वो हमेशा ऊपर चल रही थी लास्ट 6 महीने साल से। और हम सब लोग जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, हम इन्वेस्टर्स वी वर ऑलवेज कॉशियस कि यहां पर मत जाइए, यहां पर स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, यहां पर इन्वेस्ट मत कीजिए। बट क्योंकि क्विक गेन्स आ रहे थे तो हर आदमी उस मार्केट में, उस सेगमेंट ऑफ द मार्केट में था जहां पर वैल्यूएशन हाई था। जबकि अभी भी मैं ये कहूंगा निवेशकों को कि अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है, उसकी वैल्यूएशन ठीक है, बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा भी है, वो चीजें रिबाउंड होंगी। इस पे हम लोग, इस पे अरुण जी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे।
इस पे हम लोग चर्चा करेंगे शो के आगे के हिस्से में। मैंने इस सवाल पे डिटेल में चर्चा करने के लिए समय बचा रखा है। और लेकिन दो बातें बड़ी अच्छी निकल कर आई। एक, अरुण जी, आपने कहा कि एक डिवाइड बढ़ता जा रहा है। प्रीमियम प्रोडक्ट की बिक्री नहीं घटी है, वहाँ पे ग्रोथ है। जो सामान्य मिडिल क्लास के प्रोडक्ट है वहाँ पे बिक्री घटी है, चूंकि एक आर्थिक असमानता बढ़ी है। और एक और चीज़ निकल कर आया, दलजीत जी ने कहा कि रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों कई सारे कदम उठाए। वैसे अच्छा कदम उठाया MFI को लेके, NBFC को लेके, या फिर लोन बेतहाशा बांटने जाने को लेकर के। तो थोड़ा सा वहाँ पे एक चीज़ें बदली हैं, हाथों में पैसा जाने की रफ्तार कम हुई है, तो उसका एक असर भी यहाँ पे दिख रहा है। ये दोनों फैक्टर है। लेकिन अब यह है कि रिटेल निवेशक करे तो क्या करे, पैसा लगाना है कि तो कहाँ लगाए, नहीं लगाए कि पैसे निकाल ले, बहुत सारे सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और प्रोड्यूसर साहब ने बड़ा अच्छा नाम दिया है, वाह से आह तक का ये शो है कि शेयर बाजार में जो लोग अब तक काफ़ी कमा रहे थे अब बड़ी चिंतित हो रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, वो है PSU का, यानी सरकारी कंपनियों का। सरकारी कंपनियां पिछले दिनों काफ़ी रिटर्न दी थी, यहाँ तक कि इस रिटर्न के आधार पे प्रधानमंत्री तक ने दावा किया, देखिए हम सरकार कितना अच्छा चल रहा है, सरकारी कंपनियां कितनी बम बम कर रही हैं। लेकिन जब गिरने की बारी आई तो ये सरकारी कंपनियां 40% तक गिर गई हैं अपने हाई से। तो अब लोग कह रहे हैं कि क्या किया जाए। अब ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि सरकार जिस नीति को लेकर आगे चली थी कि सरकारी कंपनियों का हम डाइवेस्टमेंट कर देंगे, सरकारी कंपनियों का मर्जर कर देंगे, वो सब पिछले कुछ सालों से ठंडा पड़ा हुआ है। तो अब दलजीत जी क्या करना चाहिए, सरकारी कंपनियों के प्रति मुंह अब छोड़ देना चाहिए, जितना कमा के देना था दे दिया कंपनियों ने अब? देखिए, फिलोसफिकली समझने के लिए अगर हम एक्चुअल इन्वेस्टर हैं तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पब्लिक सेक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर है। कंपनी अपना काम अच्छा बिजनेस कर रही है, उसका प्रमोटर कौन है, प्रमोटर की बैकग्राउंड हम जरूर चेक करते हैं। और इस केस में अच्छा ये है कि प्रमोटर सरकार है तो आपको टेंशन नहीं। लेकिन सिर्फ इस बात पे कि ये PSU है इसके लिए खरीद ले, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अब जो पिछले दिनों चल रहा था, एक वो भेड़चाल जैसी चल रही थी कि सभी PSU अच्छा करेंगे और जो भाव मर्जी दे दो, तो अल्टीमेटली अच्छा किया। बहुत सारी जगह पे हमने देखा कि एफिशिएंसी चेंज हुई। हमें मतलब को लगभग 3 डिकेड्स हो गए मार्केट में देखते हुए, तो हमने बहुत चेंजेस भी देखे, PSU की वर्किंग में भी चेंजेस देखे हैं। बट डू दे वारंट कि उनको इतना टाइम मल्टीपल दिया जाए? एक टाइम ऐसा हो गया कि यहाँ की एक-एक कंपनी दूसरे देशों की पूरी इंडस्ट्री के बराबर हो गई मार्केट कैप टर्म्स में। तो वो क्लियर था कि भई वो सिर्फ एक भेड़-चाल चल रही है और लोग एक-दूसरे को देखा-देखी, सुना-सुनी माल खरीद रहे हैं। तो वहाँ पर तो आपको नेचुरल बात है, हमारा ये मानना है और हमने ये अभी नहीं आई थिंक बजट से कुछ 1-2 महीने पहले से ही अपने पोर्टफोलियो से सभी तरीके के PSU, सभी तरीके के डिफेंस, रेलवे स्टॉक्स सब हटा दिए थे। तो हमारा ये मानना था कि ये वैल्यूएशन सस्टेन नहीं करेंगे। ऑल्दो कंपनीज विल परफॉर्म, नंबर्स आएंगे, लेकिन आपने वो उनकी वैल्यूएशन अगर 3 साल पहले की दे दी है तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी भी मुझे लगता है ऐसा बैंकों में भी बहुत सारे लोगों ने किया। तो अब बैंक्स की जो स्थिति 2 साल 3 साल पहले PSU बैंक की थी, वो आपने स्टॉक प्राइस में फैक्टर कर ली और अब आप उसमें घुस रहे हो तो नेचुरली फिर आपको यहाँ से उसको कंपेयर करना पड़ेगा एक नॉर्मल बैंक की तरह। फिर वहाँ PSU या प्राइवेट का कोई मतलब नहीं रह गया। अब रह गया कि अगर BOB आपको अगर 40-50 रुपए में लिया हुआ था, 70 रुपए में लिया था, तब सोच रहा था। अब जब आप ले रहे हो तो अब आपको उसके नॉर्मल बैंकिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब उसमें वो रोल खत्म हो गया, जो PSU और प्राइवेट का जो कैचअप होना था वो खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि अभी जो सिचुएशन है कि आपको हर कंपनी को अपने उसके पैरामीटर्स पे चेक करना चाहिए। इस बात को दरकिनार कर दीजिए कि PSU है तो इसके लिए तो अच्छा ही है, चलेगा ही। PSU है कि निजी कंपनियां हैं, ये निजी है, इस इससे आधार पर कोई मत करिए। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कंपनी है, सरकारी है या फिर निजी कंपनी है। आप देखिए कि कितना कंपनी की अपनी हालत क्या है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या कह रहा होता है। अरुण मल्होत्रा साहब, अगर हम PSU में इस आधार पर देखें, सेक्टर के आधार पर, तो आपको अब PSU के किस सेक्टर के PSU पे ज्यादा भरोसा दिख रहा है, जिसका भविष्य ज्यादा उज्जवल दिख रहा है? उसमें मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा जो थोड़ा दलजीत जी ने कहा। हमारे लिए जब हम देखते हैं, हमारे लिए प्राइवेट पब्लिक में काफी फर्क रहता है।
हमें मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सिंगल फैक्टर रहता है हमारे लिए। हमारा पिछले जो भी एक्सपीरियंस है, लिमिटेड एक्सपीरियंस है, ये मानना है कि गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज में थोड़ा कहीं ना कहीं स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग में होता है, कहीं ना कहीं डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर रहता है। बाकी जहां तक ये क्वेश्चन है कि भाई पीएसयू में अब क्या करना चाहिए, आई थिंक जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स में रैली आई थी, पीएसयू स्टॉक्स में रैली आई थी, अनाप शनाप तरीके के वैल्यूएशन हो गए थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल खत्म हो गई थी। सिर्फ ये हो गया था पीएसयू है, डिफेंस है, खरीदो, आपका रिटर्न बन जाएगा। पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ऐसा इतना इजी पैसा बनाना कभी भी होता नहीं है। और जिस सेक्टर में इतना फ्लेवर हो, नॉर्मली आपको 10-20-30% लास्ट का छोड़ देना चाहिए टेबल पे और पहले ही निकल जाना चाहिए। बाकी अब किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे लगता है कि जहां पर जो कंपनीज पीएसयू जहां पर मोनोपोली स्टेटस है, वहां पर जहां पर प्राइवेट से कंपटीशन नहीं है, एक इंश्योरेंस में है जो कि एक बहुत बड़ा है जहां पे वैल्यू ज्यादा है, माइनिंग कंपनीज हैं, वहां पर आपको फिर भी बने रहना चाहिए, और अगर और ज्यादा गिरावट हो तो और खरीद लेना चाहिए। चलिए पंकज जैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ चुनिंदा पीएसयू, चुनिंदा सेक्टर के पीएसयू वहाँ पे खरीद लेना चाहिए, ये राय निकल कर सामने आ रही है। खरीदते वक्त क्या हम पास्ट को ध्यान में रखें कि इस कंपनी ने तो पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल में इतने रिटर्न दिए, जब खरीद लो ये बहुत नीचे आ गई है, और फिर आगे चल के 2-3 साल में इतने ही रिटर्न आएंगे, साल भर में दोगुने हो सकते हैं। इस लालच के साथ, लालच या फिर कहें इस उम्मीद के साथ खरीदना कितना सही होगा? देखो लक्ष्मण जी, जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, हर जगह ये डिस्क्लेमर में लिखा होता है कि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स या हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज नो रीजन कि आने वाले वक्त में भी इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, या उस परफॉर्मेंस के बेस पे आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड वो हमने बहुत बार देखा है, चाहे वो सेक्टर्स में हो, पर्टिकुलर स्टॉक्स में हो, मार्केट में हो। सो आई थिंक दैट इज नो रीजन कि हम उन्हीं कंपनी को दोबारा ध्यान से देखें कि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर या ये पर्टिकुलर कंपनी या ये पर्टिकुलर पीएसयू कंपनी अपने ऊपर से 30-40-35% करेक्ट कर चुकी है, एंड और उसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं है, सो वी मे बी कंपेयर टू बाय इनटू दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम जिस तरह से पीएसयू कंपनी की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड पूरे पैनल से ये समीकरण आ रहा है कि बहुत सीरियस फ्रॉती वॉल्यूशंस हो गई, वैल्यूएशंस हो गई थी, माफ कीजिएगा, कुछ एक सेक्टर्स में, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो डिफेंस हो, और अनेक पीएसयूज कंपनी में, और वो वैल्यूएशन करेक्शन हो गई है। और मेरा ये मानना नहीं है कि वो वैल्यूएशन की जो करेक्शन हुई है वो करेक्शन पूरी हो गई है, और अब बहुत ही जल्दी उन सेक्टर्स के स्टॉक्स दोबारा से उभर के आएंगे। वन विल हैव टू बी केयरफुल एंड कॉशियस। डेफिनेटली उसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव स्टॉक्स भी हैं, विदाउट नेमिंग एनी स्टॉक्स। सो बट बाय एंड लार्ज में आप इसमें बाय एंड लार्ज में आपने सही कहा कि इसमें आपने जो है सो काफ़ी करेक्शन हो सकता है कुछ कंपनियों में बाकी हो, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो पीछे की हिस्ट्री है उसको आधार मान के आप ये रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें फ्यूचर में। ये शेयर मार्केट में ये थ्योरी चलती नहीं है। अब चूंकि शो के आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं, एक सवाल जो हर किसी के मन में है, चलते फिरते लोग पूछते हैं, उसे यही सवाल लेके मैं आप लोगों के पास आऊँगा, वो ये है कि रिटेल निवेशक क्या करे। अनु सिंघल साहब, रिटेल निवेशक जिस तरह से बात करते हैं, कई बार हम लोग से पूछते हैं, कई बार चलते फिरते लोग कहते हैं, तो 2 थ्योरी उनके मन में चल रही होती है। एक थ्योरी तो ये कहता है कि हमने शेयर बाजार में पैसा लगाया हुआ है, हमारा पोर्टफोलियो तो गिर के इतना पहुंच गया, मार्केट गिरता जा रहा है, तो क्या हम पैसा निकाल लें, जब गिरना रुक जाएगा तब पैसा फिर से लगा देंगे। दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, अब इस कैश को क्या इस मार्केट में लगा दें, चूंकि मार्केट तो अच्छा खासा गिर गया है। तो आपके हिसाब से क्या सुझाव होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? मेरे ख्याल से दोनों। अभी भी ये मार्केट ऐसी है जहां पर मुझे लग रहा है कई स्टॉक्स, ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स यहाँ से भी 40 से 50% अगर गिर जाएंगे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें कईयों के कुछ बिजनेसेस नहीं है, कई सिर्फ इसलिए भाग गए क्योंकि पैसा चेस कर रहा था, कई सिर्फ इसलिए भाग गए कि प्रॉमिस काफ़ी था, कई सिर्फ इसलिए भाग गए कि FY30 या FY35 की आपने अर्निंग्स इसमें प्राइसिंग कर लिए हैं। तो ऐसी कैटेगरी के स्टॉक्स यहाँ से भी 40 से 50% गिरेंगे और उससे हैरान मत होइएगा आप। लेकिन
अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं और अगर आपने पैसा रेज किया है और अगर आप पहले ही निकल गए हैं मार्केट में से, थोड़ा आपके पास कैश है, तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का धीरे धीरे अब समय आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी का ETF है जो मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल, उसको आप अब यूज़ कर सकते हैं टू बिल्ड पोजीशंस अपने लिए, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा मार्केट में। एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम ना कोई पकड़ पाया ना कोई पकड़ पाएगा, सबसे ज़्यादा पैसा ही उसमें जाता है। तो इसके लिए इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को लोअर लेवल पर ऐड करें, लेकिन स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए ना चेस करें कि वो 40-50% गिर गए, क्योंकि ऐसे कई स्टॉक 40-50% और यहाँ से गिर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल और पूछ ही लूँ लगे हाथ कि आपने कहा कि अब समय आ गया कि धीरे धीरे पैसा लगाया जाए। तो आप चूंकि इतना लंबा अनुभव रखते हैं कि आपके हिसाब से फॉर्मूला क्या होना चाहिए? किसी के पास कैश पड़ा हुआ है तो क्या एक साथ पूरे पैसे लगा दे, या फिर कितने मार्केट गिरने पर कितना पैसा लगाए, कितना परसेंटेज लगाए अपने पूरे कैश का? तो ये ऐसा क्या फॉर्मूला रखना चाहिए दिमाग में? मेरे ख्याल से इस समय करीब करीब आप 40% के करीब अपना कैश आप मार्केट में लगा सकते हैं। बाकी का जो पैसा है उसको डिवाइड कर लें आप 3 और 20-20-20 के चरणों में। एक 20% अगर मार्केट यहाँ से निफ्टी यहाँ से और 1000 पॉइंट गिर जाए तब, और बाकी के 2 अगर और 1000 पॉइंट गिरे। वैसे होप यही रखिए, उम्मीद यही रखिए कि वो आपको लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अरुण जी, अनुज सिंघल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मार्केट में किसी को ये पता लगा पाना कि कितना गिर गया, अब बस गिरावट थम जाएगी, यही बॉटम है, अब आप पैसा सारा लगा दीजिए, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में आपके हिसाब से एक रिटेल निवेशक को क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए कि थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज हो है कि अब गिरना बंद कर दिया, बढ़ना ही बंद कर दिया, वो जब फेज आ जाए तब पैसा लगाए, या फिर अब इस हालात में धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू कर देना चाहिए? 2 चीजें हैं उसमें। जहां देखिए किसी निवेशक को क्या करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना चाहिए। जो पोर्टफोलियो, जो भी स्टॉक्स उसने होप पे लिए थे, आई रिपीट, जो होप पे लिए थे कि ऐसा होगा, चल के ऐसा होगा, उन चीजों को, वो वीक क्वालिटी स्टॉक्स, उनको बेच के अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में आ जाना चाहिए। और दूसरा, जैसा अनुज जी ने कहा, कितना पैसा, 40%, 45%, 50%, जो भी क्लाइंट का कंफर्ट हो, निवेशक का कंफर्टेबल हो, उतना पैसा अच्छी क्वालिटी कंपनी में लगा देना चाहिए। अच्छी क्वालिटी कंपनी मतलब जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी अर्निंग्स की सर्टेनिटी ज्यादा है, उसमें अभी पैसा लगा देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई कैटास्ट्रोफिक फॉल आएगा, कुछ भी यूएस का इलेक्शन का कोई भी नतीजा आए, बट यहां से कोई कैटास्ट्रोफिक फॉल या कोई बड़ा क्रैश मुझे मार्केट में नहीं दिखता है। ये जो करेक्शन हुई है बड़ी हेल्थी करेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी स्टॉक्स में बहुत कम हुई है, 5-6-7%, विच इज अ वेरी हेल्थी करेक्शन। वाइल जो मीडियोकर क्वालिटी या बिलो एवरेज क्वालिटी के स्टॉक्स थे उनमें 30-40% है। और मैं अनुज जी से सहमत हूं कि उसमें अभी भी रूम और है, अभी उसमें पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि मुझे लगता है अगर 1-2 साल अगर आप अपना टाइम होराइजन लंबा करेंगे तो शायद उसमें से 20-30% स्टॉक्स एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। पंकज जैन साहब, रिटेल निवेशक अब ऐसी स्थिति में, जैसे कि आम राय निकल कर आ रही कि अब धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू कर देना चाहिए, तो अब वो पूछता है 2 सवाल कि जो हम पैसा लगाएं तो पैसा आप कहाँ लगाएं? वहीं लगाएं जहां पे बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, या फिर कुछ अब नया अप्रोच लेकर के चले? तो ऐसे में आप लोगों की राय क्या होती है? आप लोग क्या अपने क्लाइंट को सुझाव देते हैं या फिर निवेशकों को सुझाव देते हैं? लक्ष्मण जी, इसके जवाब बड़े सिंपल हैं, बड़े बेसिक हैं। बस क्या होता है, बीच बीच में रिटेल निवेशक या क्लाइंट्स या इन्वेस्टर भटक जाता है। आई थिंक मोमेंटम को देख के भटक जाता है। एक तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में, आई थिंक थोड़ी टोन डाउन रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन हम बार बार अपने क्लाइंट्स को कहते हैं, जो एक मीडियम टू लंबी अवधि के क्लाइंट होंगे, कि आपके एक्सपेक्टेशन मार्केट से ग्रोथ पैटर्न्स 2x ऑफ एफडी होनी चाहिए। अगर 7-8% पे एफडी है तो 2x ऑफ एफडी 15-16% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखिए। उसमें आपको एक टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है कैपिटल मार्केट में, जो कि आपको उधर नहीं मिल रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दैट। सेकेंडली,
आप ये जो डेरिवेटिव मार्केट में है, फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में है, फास्टेस्ट फिंगर्स मार्केट में हैंगे, डबल योर मनी, क्विट एंड डबल है, इस मार्केट से सचेत रहिए, दूर रहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सारे इंस्टीट्यूशन बार बार सचेत कर रहे हैं, यू बी केयरफुल ऑन दैट। और उसमें हम देख रहे हैं कि यू कैन नॉट fight the machine, you cannot fight the robots. उसके अलावा you will have to be firm believer in growth story of India. I think growth story इंडिया की इंटैक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी इंटैक्ट है, चाइना प्लस वन स्टोरी इंटैक्ट है, इकोनॉमी हमारी अच्छी चल रही है। और अगले आज से लेके अगले 5 साल 10 साल की बात करें तो आई थिंक वी आर इन वेरी सेफ जोन और ग्रोथ स्टोरी में। सो इन सब चीजों का समीकरण मिलकर ये आता है कि अच्छे स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी में आप बने रहिए। कहीं पर आप मोमेंटम गेम में फंस गए हैं, हिम्मत करके वहां पर लॉस बुक करिए एंड स्टे कमिटेड। अगर आपके अच्छी क्वालिटी के अच्छे सेक्टर्स के स्टॉक में 10-15% करेक्शन आ भी गई है, आई थिंक देयर इज नो वरी एट ऑल। और जैसा मैंने कहा कि बीच बीच में हम देखते हैं बार बार एक सेक्टर रोटेशन चलती है, और अब हम जैसा देख रहे हैं कि मनी इज टेंडिंग टू मूव फ्रॉम दैट फ्रॉथी सेक्टर्स, डिफेंस, पीएसयूज वगैरह को लेके अच्छे से फार्मास्यूटिकल में, अच्छे से मेडिकेयर में, अच्छे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। आई थिंक दिस कैन बी सीन एंड दीज सेक्टर्स कुड बी द सेक्टर्स ऑफ नेक्स्ट, आई वुड से नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो अगर इन सब चीजों का समीकरण देखें, थोड़े से अवेयर रहें और मार्केट के बहाव में ना फैलें, बिल्कुल पेनी स्टॉक्स वगैरह में ना घुसे, आई थिंक कोई चिंता की बात नहीं है। स्टे कमिटेड टू। और सबसे बड़ी बात, डोंट प्ले ऑन द लीवरेज मनी। अपने जिसमें आप कंफर्टेबल है उस अमाउंट पे आप कमिटेड रहिए, डोंट प्ले ऑन द लीवरेज मनी। सो इन 5-7 चीजों के, बेसिक चीजों का ख्याल रखेंगे, आई थिंक यहां से लेके अगले 5-7 साल कोई दिक्कत नहीं है। आई एम फर्म बिलीवर इन सॉर्ट ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, और मेरे को लगता है यहां से भी अभी काफी अच्छी ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही और रिटेल निवेशकों को बड़ा सुकून देने वाली बात आपने कही है। दलजीत जी, अब एक सवाल रिटेल निवेशक भी पूछते हैं और हर कोई बाजार में जानना चाहता है कि बाजार जहां से चलकर आ गया है नीचे, अब अगर उसको वहां तक पहुंचना हो तो कितना समय लगेगा? या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि पोर्टफोलियो हमारा जहां पे था अब गिर करके वहां आ गया है, तो हमको वापस उस लेवल तक पहुंचने में कितना इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, तो देखिए लक्ष्मण जी, अगर आपके पोर्टफोलियो में वो डिफेंस और वो फ्रॉथी वाले स्टॉक नहीं है, तब तो शायद आप जल्दी 3-6 महीने में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो पीएसयू, रेलवे वाले या कोई ऐसे स्टॉक्स हैं, तो फिर शायद 2-3 साल भी लग जाए, 5 साल भी लग जाए, मालूम नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो प्राइस वो उन लोगों ने, जब शिपिंग वाली कंपनियों ने जो प्राइस देख ली है, वो अगले 3-5 साल में भी देखने वाले हैं। जो हमने पहले कैपिटल गुड्स वगैरह के सेक्टर में 2008 के बाद देखा, 2008 के बाद 2024 में जाके देखना पड़ा वो भाव। तो वैसी स्थिति भी कुछ कुछ सेक्टर्स में है। बट मोर इम्पोर्टेंट की ये है कि रिटेल इन्वेस्टर हो या कोई भी इन्वेस्टर हो, आपको खाली हर समय यही देखना है कि जो कंपनी आप होल्ड कर रहे हो, जो कंपनी आप लेना चाहते हो, उसकी अर्निंग्स पोटेंशियल क्या है, उसकी कैश फ्लो क्या है। बिना कैश फ्लो के आई थिंक इस मार्केट में अगर आप जाएंगे खाली हवाबाजी करने पे या एक्सेल शीट की बेसिस पे काम करेंगे, तो शायद आपके लिए हितकारी नहीं होगा। तो आपको सोचना ये है कि जहां एक्चुअल में अर्निंग्स है, जहां पर एक्चुअल में कैश फ्लो है, और द बेटर द कैश फ्लो द बेटर इज द कंपनी। तो उसके लिए उस हिसाब से अगर आप ढूंढेंगे कंपनी, तो ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं कंपनी। ये जो मिसनॉमर है ना कि मार्केट पूरा गिर गया है या मार्केट पूरा चढ़ गया है, तो अभी हम क्या करें, ऐसा कभी 4,000-5,000 कंपनियां हैं मार्केट में, सब कुछ एक साथ ऊपर जाता है, सब कुछ एक साथ नीचे जाता है, थोड़ी होता है। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो उसको आपको या मेजॉरिटी, तो वो हेडलाइन वो बन जाती है कि पूरा मार्केट ऐसा हो गया, तो उससे ना जा करके ग्रैनुलर डिटेल में जाना है। बिल्कुल ना, कि 2-3 चीजें जो आप लोगों की बातचीत से जल्दी जी निकल कर सामने आया, वो काफी अच्छी बात है कि रिटेल निवेशक घबराए नहीं, अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू कर ले और जहां पे पोटेंशियल हो वहां पे फंड एलोकेट करिए, और बाजार में गिरावट जो आई है फिर से ठीक होगा। और आप में से कई लोगों ने कहा भी कि हो सकता है कुछ स्टॉक 3-4 महीने में वापस अपने स्तर पर चले जाए, लेकिन मार्केट अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो घबराहट में अपने पोर्टफोलियो खाली करना या फिर घबराहट में सब कुछ बेच देना मत करिए, और धीरे धीरे पैसा लगाना भी शुरू कर दिए। जैसा कि हमारे मैनेजिंग एडिटर ने कहा भी कि एक फॉर्मूले के तहत पैसा लगाइए और बाजार में बने रहिए। तो चलिए, इसी के साथ इस शो को यहीं ख़त्म करते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए, और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।